कि कल हमने आपके TG2 के सिलेबस में बेसिक इलेक्ट्रिकल चालू किया था। TG2 जेई LP टेक्नीशियन, इसमें मैंने चालू किया था आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल। क्या चालू किए थे? बेसिक इलेक्ट्रिकल। इसमें आपने कल पढ़ लिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज पढ़ा था, फिर उसके बाद करंट पढ़ा, करंट की डेफिनेशन पढ़ी, एम्पियर पढ़ा, एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ी, फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद आप वोल्टेज पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज तीन चीजें लिखा रखी थी। वोल्टेज एक होता है, एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, और एक EMF होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको कल बताई थी। तो मैंने कहा था कि ये तीनों चीज हैं डिफर। वोल्टेज ड्रॉप अलग है, EMF अलग है, तीनों की डिफिनेशन अलग है, तीनों के मतलब अलग है, बट इनकी जो यूनिट है ना वो सेम है, वोल्ट। इनकी यूनिट सेम है। तो थोड़ा बहुत हमने कल इनको बता दिया था, डेफिनेशन भी बता दी थी कि जैसे कोई चार्ज रखा है, इस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कहा था कि किसी पॉइंट चार्ज को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य और उस बिंदु आवेश के अनुपात को विभव कहते हो। जैसे कल बताए थे B इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू के, B इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू के। अब क्या होगा? कार्य का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है? जूल होता है। आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। तो यहां से निकल के आता है बच्चा, 1 जूल पर कूलाम बराबर 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट होता है, ये आपके यहाँ पूछा गया है, याद रखिएगा। 1 जूल प्रति कूलाम बराबर 1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहां तक हमने कल बता दिया था। अब आपको पढ़ना है एक कंटेंट और है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको जानिए। जैसे मान लें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट A है, यहाँ पे कोई पॉइंट B है। अगर किसी पॉइंट चार्ज को, अब इनकी डिफिनेशन कैसे देंगे? इसको हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। क्या बोला जाता है? विभवांतर। ठीक है, विभवांतर होता क्या है कि किसी पॉइंट चार्ज को किसी विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य का अंतर। ठीक है, मान लें पॉइंट A पे जो वर्क डन है वो WA है, और पॉइंट B पे जो वर्क डन है वो WB है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उस पॉइंट चार्ज को ले जाने में किए गए कार्य का अंतर, यानी अंतर निकाल लो तो WB माइनस WA अपान उस पॉइंट चार्ज, यानी जिसको लेकर के यहां से यहां आए हो ना, उसका जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। इसका भी मात्रक क्या होगा? वर्क से वर्क घटाओगे वर्क मिलेगा, वर्क का मात्रक क्या? जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति 1 जूल प्रति कूलाम बराबर वोल्ट होता है, यानी विभवांतर का भी मात्रक क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। छाप लीजिए। देखिए बच्चे, अब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अगली चीज है EMF। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हिंदी आप जानते होंगे, विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल कहा जाता है। होता क्या है, आपसे पूछता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत वाहक बल को या वैद्युत दाब क्वांटिटी किसे कहा जाता है, या वैद्युत दाब किसे कहते हैं? तो इसी EMF को वैद्युत दाब भी कहा जाता है। इसी EMF को वैद्युत दाब भी कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। इसी EMF को क्या बोलते हैं? वैद्युत दाब भी कहते हैं। अब होता क्या है कि वह विद्युत वाहक बल वह दाब है, विद्युत वाहक बल वह दाब है या वह इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो किसी परिपथ में बहने वाली इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, यानी फोर्स करता फ्लो होने के लिए।
ठीक है। विद्युत विद्युत वाहक बल वह विद्युत दाब है जो किसी परिपथ में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, विद्युत दाब कहलाता है। बात क्लियर हुई? ठीक है। इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका भी मात्रक क्या है? वोल्ट। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। कॉपी कर लीजिए। चले एक टॉपिक होता है बच्चा, विद्युत वाहक बल, विभव एवं हानि में संबंध। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, वोल्टेज एंड लॉसेस। ठीक है। जैसे आपने ये बैटरी ले लिया, ठीक है। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, मान लें पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव अगर ये रखा है, अभी अभी ये ऐसे बैटरी रखी हुई है, फुल्ली चार्ज है, अगर ये ऐसे रखी है तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है? कोई करंट तो फ्लो होगी नहीं। तो आप क्या करोगे? लोड, जब आप इस पे लोड डालोगे तभी ना करंट फ्लो होगी। ठीक है। तो जब यहाँ करंट जाएगी तो इस कंडक्टर का या इस लोड का मान लीजिए कोई लोड आपने नहीं डाला, केवल आपने कंडक्टर ऐसे लगा दिया, ठीक है, प्लस माइनस से हमने जोड़ दिया। ठीक। जब जोड़ दिए तब यहाँ धारा प्रवाहित होगी। जब धारा प्रवाहित होगी तो इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा? ड्रॉप होगा। बात समझ आ रही है? ठीक। तो होगा क्या? रिलेशन आता है विद्युत वाहक बल बराबर होता है विभव प्लस हानि। विभव प्लस हानि होता है। कहने का मतलब ये जो हानि है ना, यही वोल्टता पात है। अभी पीछे बोला था ना कि भैया वोल्टता पात भी जानते रहिए, यानी वोल्टेज ड्रॉप जो है उसको भी जानते रहिए। अब आप क्या करेंगे? ईएमएफ से, ईएमएफ से अगर लॉस को हम घटा दें तो हमको क्या मिलेगा? V मिल जाएगा, V। और यही एक्चुअल रीडिंग जब आप वोल्ट मीटर लगा के मेजर करते हो तो यही एक्चुअल रीडिंग निकल के आती है। ईएमएफ हमेशा टर्मिनल वोल्टेज या वोल्टेज से हमेशा बड़ा होता है। उसका कारण क्या है कि जिससे भी आप मान लीजिए वोल्ट मीटर लगा के मेजर कर रहे हो तो उसका भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस के कारण उसमें ड्रॉप होगा। उस ड्रॉप को जब आप घटा देते हैं तब आपको वोल्टेज मिल जाता है। बात समझ आ गई? ठीक, नोट करिए। अब देखिए आपने पढ़ा क्या क्या? जैसे मेनली चार्ज पढ़ लिया, ठीक है, चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ा, करंट पढ़ी, करंट की यूनिट का एम्पियर पढ़ा, एम्पियर पढ़ने के बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद आप इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन मतलब विद्युत बल लेखाओं की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी। ठीक है। इन सब चीजों को आपने पढ़ा, फिर वोल्टेज पढ़ा, फिर ईएमएफ पढ़ा, फिर वोल्टेज डिफरेंस पढ़ा, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। अब अगली बात आती है, वो आती है लोड की। ठीक है। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ रेजिस्टेंस की बात करेंगे, बाकी आगे चैप्टर में आएंगे तो आओ सारे लोड, कल मैंने बताया था ना 3 तरीके का लोड होता है, तो तीनों लोड के बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंस है क्या? प्रतिरोध। ये किसी पदार्थ की भौतिक, ये किसी पदार्थ का भौतिक गुण होता है, याद रखिएगा। कैसा गुण होता है? भौतिक गुण होता है। तो प्रतिरोध को कैसे डिफाइन करेंगे? किसी चालक का वह भौतिक गुण जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक पदार्थ का वह भौतिक गुण जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है, वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। बात समझ आ गई? इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। इसकी यूनिट ओम होती है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। ठीक है। मात्रक क्या होगा? ओम होगा। ठीक। अब आगे देखिए, प्रतिरोध का नियम जरा जानिए। प्रतिरोध का नियम। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसकी लंबाई कितनी है? एल है। प्रतिरोध का नियम, और ये जिस मटेरियल का बना है उसकी प्रतिरोधकता क्या है? रो है। और इस
मटेरियल का मान लें प्रतिरोध क्या है, R है। ठीक है, तो नियम ये कहता है कि जो चालक का प्रतिरोध होगा, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होगा। यही चालक का प्रतिरोध उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक साथ ले लो बच्चा, तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए हो गया। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आप हटाते हो तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं रो L बाई ए। रो को बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को बोलते हैं हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता। ठीक इतना नोट करिए, फिर बताएं। R बराबर यानी रेजिस्टेंस बराबर आपने लिखा सर रो L बाई ए होता है। ठीक है, मात्रक आपने बता दिया सर जी ओम होता है। अब यहां से बहुतेरे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अब इसका मात्रक अगर निकालना हो, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, R इंटू ए बाई रो इंटू एल के। तो रो बराबर निकालेंगे तो R इंटू ए बाई क्या हो जाएगा, एल के। इसका मात्रक रेजिस्टेंस का अभी अभी जस्ट पढ़ा ओम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, और लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, यानी रजिस्टिविटी का मात्रक बहुत आपके यहाँ पूछता है क्या होता है, ओम मीटर होता है। ये ऐसे भी लिखा जाएगा कि ओम सेंटीमीटर होता है, ये ऐसे भी लिखा जाएगा कि ओम मिलीमीटर भी होता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि चाहे जिस पद्धति में हम चलेंगे, ठीक है, चाहे जिस पद्धति में हम चलेंगे तो रेजिस्टेंस का मात्रक ओम ही होता है, बाकी और सब में ये बदलता जाता है। बात समझ आ गई? तो ओम मीटर कहीं लिखा हो तब भी सही है, ओम सेंटीमीटर भी लिखा है तब भी सही है, ओम मिलीमीटर लिखा है तब भी वो सही है। ठीक है, नोट करिए, फिर दिखाते हैं। देखो बच्चा, यहाँ 2 तरीके का क्वेश्चन आपके यहाँ और पूछा जाता है। पहला बोलेगा कि यदि लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि यदि कंडक्टर को खींचकर उसकी लंबाई 4 गुना कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, यदि किसी चालक की लंबाई को, किसी चालक की लंबाई को n गुना कर दिया जाए, यहां से आपके यहाँ बहुत क्वेश्चन आते हैं, n गुना कर दिया जाए तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। प्रभावी प्रतिरोध तब क्या होगा, पहले मान लें कितना है, R है, पहले कितना था, पहले मान लिया हमने कि पहले रेजिस्टेंस कितना था, R था। ठीक है, अब जब 2 गुना कर n गुना लंबाई का कर दिया आपने, तो नया रेजिस्टेंस जो आएगा वो n इंटू R आ जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर यही आपसे कहे कि यदि चालक की लंबाई को खींचकर, यदि चालक की लंबाई को खींचकर n गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए तो प्रभावी प्रतिरोध बताइए। तो याद रखना बच्चा, R डैश बराबर आता है n स्क्वायर इंटू R के। ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे कोई कंडक्टर है, अगर आप इसको ऐसे खींचोगे तो जितनी इसकी लंबाई बढ़ेगी उसकी विड्थ कितनी, उतनी तो कम होगी। प्रत्यास्थता का नियम जानते होंगे। अगर आप लंबाई खींच रहे हो किसी भी कंडक्टर को, देखो आपने देखा होगा किसी कंडक्टर को अगर आप खींच रहे हो ऐसे, तो जितना वो बढ़ने को तो बढ़ जाएगा, लेकिन उतना ही यहाँ से उसकी विड्थ क्या होगी, मतलब उसका डाया क्या होगा, कम होता है। तो जब आप डाया कम हुआ, क्षेत्रफल कम हुआ, जितना गुना लंबाई उतना गुना क्षेत्रफल कम हुआ, तो ये ऊपर जाकर के n स्क्वायर बन जाता है। अभी मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, आप इनको नोट करिए। देखिए, जैसे कहा जाए कि किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, कितना, 10 ओम है। यदि इसकी लंबाई
यदि इसकी लंबाई मान लीजिए 5 गुना कर दिया जाए, 5 गुना कर दिया जाए, कुछ नहीं लिखा, खींच करके नहीं लिखा, कुछ नहीं बोला, केवल क्या बोला है, यदि इसकी लंबाई 5 गुना कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो सिंपल सा अभी अभी पढ़ के आओ सर जी, आर डैश बराबर एन इंटू आर होता है। ठीक है, यहाँ खींचने की बात तो किया नहीं है। तो आर डैश यानी नया प्रतिरोध निकालना है। पुराना कितने गुना कर रहे हो भैया, 5। नया प्रतिरोध कितना आया, 10। पुराना प्रतिरोध कितना है, 10। तो यहाँ से आर डैश बराबर निकल के आएगा क्या, 50 ओम। कितना निकल गया, 50 ओम। यही इसी क्वेश्चन में कहता खींच कर 5 गुना किया गया है, तो क्या हो जाता, पढ़ के आए हो अभी, आर डैश बराबर क्या है, एन स्क्वायर इंटू आर के। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है ना। अगर सिंपली बोला है तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें ये फार्मूला लगाना है। अगर उसने खींच करके बोला है तो आर डैश बराबर निकालेंगे, तो आर डैश बराबर हो जाएगा, अब एन स्क्वायर यानी 5 गुना कर रहा है तो 5 का स्क्वायर, पुराना प्रतिरोध कितना, तो आर डैश बराबर कितना मिलेगा, 250 ओम मिलेगा। याद रखना, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग कर लेंगे ना। आपके यहाँ ये बहुत तेरे क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से आए हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चा, क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखा दिया कि रजिस्टिविटी जो है, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता, कुछ भी आप बोलिए, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, मात्रक आप जान गए क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। क्वेश्चन पूछता है, अभी अभी आपने निकाला था तो रो बराबर आपके पास आया था क्या, आर इंटू ए बाई यल आया था। ठीक है, आर इंटू ए बाई यल आया था। अभी अगर आपसे कहे कि किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो आप क्या जवाब देंगे। आपके पास ऑप्शन अगर इस तरीके से दिए हो कि लंबाई पर, दूसरा दिया हो क्षेत्रफल पर, ठीक है, तीसरा दिया हो प्रतिरोध पर, चौथा दिया हो पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, तो कौन सा सही होगा भैया। चारों ऑप्शन देख लो जरा। लंबाई पर रजिस्टिविटी निर्भर करेगी कि क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, किसके चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो हमेशा के लिए याद रखना, इन सब पैरामीटर से रजिस्टिविटी का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है ये किसका बना हुआ है, मतलब ये कापर है कि एल्युमिनियम है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो कि सिल्वर की प्रतिरोधकता इतनी, तो वो फिक्स है, उसको आप बदल नहीं सकते हो, चाहे जितना लंबा रेजिस्टेंस लगाइए, चाहे जितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाइए, उस पर आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब ये फिक्स होती है तो फिक्स होती है। याद रखना, पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोधकता का मान निर्भर करता है। ठीक है, छाप लीजिए। आराम से पढ़ना है, बिल्कुल आराम से पढ़ते रहिए, फिर उसके बाद में केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ के पढ़िए। आप जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करें, जो फंसते हैं वो पूछिए, चाहे जहां से पूछिए, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, लेकिन पढ़ना आप ही लोगों को है। देखिए, अब अगर हम यहाँ पे बात कर ले ओम्स लॉ की, किसकी बात कर ले, ओम्स लॉ, ओम्स का लॉ। ठीक है, तो याद रखिए ओम्स लॉ में ओम ने बताया कि अगर किसी कंडक्टर पर, देखिए जैसे एक मान लीजिए कोई कंडक्टर लगा हुआ है इस तरीके से, इस कंडक्टर पे वोल्टेज अप्लाई किया गया, इसमें धारा बह रही है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर। तो ओम ने कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, यानी भौतिक अवस्था बोले तो ताप दाब ये सब निश्चित होना चाहिए, ये बदलना नहीं चाहिए। अगर ये अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ I प्रोपोर्शनल टू V होता है। जब आप प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा देते हो तो एक कांस्टेंट आता है, या इसी को कह लो I बराबर, इसको ऐसे कर ले, I बराबर K इंटू V के, तो V
या इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए आई प्रोपोर्शनल टू बी होता है तो यहाँ से आई इंटू के बराबर बी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। अब यहाँ से बी बाई आई बराबर क्या हो जाएगा, के। ठीक है, के मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट मतलब क्या, यही कांस्टेंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है, यानी वी बाई आई बराबर आपका रेजिस्टेंस होता है। कहने का मतलब इसका समझिएगा, बहुत सारी बुक आपको मिलेंगी जिसमें लिखा है बी प्रोपोर्शनल टू आई, बी प्रोपोर्शनल टू आई, वो गलत है, याद रखिएगा। सही क्या है कि किसी चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, तो याद रखना। और ये वी बाई आई जो इनका कांस्टेंट आया यहाँ हटने के बाद, वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अब इनको अगर प्रूव करना है कि ये कांस्टेंट है कैसे, तो आप ओम के नियम को सेटिस्फाई करने के लिए वोल्टेज और करंट में एक ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक सीधी रेखा आती है, कहने का मतलब हो गया जितना वोल्टेज बढ़ा रहे हो उतना ही करंट बढ़ रही है। बात समझ रहे हैं ना? ठीक, तो ये आपके ओम के नियम का सत्यापन आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। इसको नोट करिए, फिर आगे बताएं। चलिए, ये हो गया। कल आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो मैं खत्म करूंगा, आप पढ़ते रहिए आराम से। किसी दिन हम लोगों को संडे वगैरह जिस दिन छुट्टी मिलती है तो उस दिन 4-5 वीडियो आपको अपलोडेड मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू।